Hello, everyone. So let's continue our discussion on the economic series. So let's start with the next question, and it is regarding notice money. So it says consider the following statements regarding notice money. See, notice money, uh, call money, etc. जो terms हैं, these are basically again instruments या transactions जो एक बैंक लेता है दूसरे बैंक से या फिर किसी और इंस्टीट्यूशन से टू मीट शॉर्ट टर्म मिसमैच। कल हमने शॉर्ट टर्म मिसमैचेस की बात की थी काफी। सो ये जो कॉल मनी और नोटिस मनी है ये भी बैंक्स के लिए ही लागू होता है या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए लागू होता है जब उनको शॉर्ट टर्म मिसमैच के लिए, शॉर्ट टर्म हो सकता है फॉर एग्जांपल एक दिन का भी हो सकता है। कॉल मनी के केस में एक दिन का, यानी आज किसी बैंक ने किसी दूसरे बैंक से पैसा लिया और कल वो रिटर्न करना है। नोटिस मनी के लिए वो 2 से 14 दिन का हो सकता है। ओके, सो अब ये जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं दीज आर अनसिक्योर्ड। अनसिक्योर्ड का मतलब है देयर इज नो कोलैटरल, नो गारंटी कि ये वापस होगा नहीं होगा। सो एक म्यूचुअल ट्रस्ट की तरह ये इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं। अब क्योंकि ये अनसिक्योर्ड है, यानी कि कोई प्रोमिसरी नोट वगैरह नहीं मिल रहा आपको, कोई गारंटी आपको नहीं मिल रही, कोई सिक्योरिटी आपको नहीं मिल रही, सो नॉन ट्रेडेबल भी होगा। सो ये कुछ फैक्ट्स थे अबाउट द मनी मार्केट, द नोटिस मनी एंड द कॉल मनी मार्केट। अब जिस मार्केट में ये ट्रांजेक्शन्स होंगी वो नोटिस मनी मार्केट या कॉल मनी मार्केट होगी। मनी मार्केट बेसिकली वो ट्रांसफर मार्केट होती है जहां पे बड़े शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स ट्रांसफर होते हैं, 2 हफ्ते के लिए, 3 हफ्ते के लिए, लेस देन 90 डेज के लिए जो लिक्विड इंस्ट्रूमेंट जो ट्रांसफर होते हैं, दैट इज नोन एज मनी मार्केट। और इसका कंट्रोल कौन? आरबीआई इसका रेगुलेशन देखता है, ये हमने पहले भी पढ़ा है। सो लेट्स सी द क्वेश्चंस कि नोटिस मनी के रिगार्डिंग क्या ट्रू है। इट इज अ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट फॉर ओवरनाइट लेंडिंग। सी, कॉल मनी is the instrument that is used for overnight lending. So this statement is incorrect. ठीक है, it is issued by commercial banks and other financial institutions. हाँ, दिस इज ट्रू। मैंने बताया कि कमर्शियल बैंक्स और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इस मार्केट में जाके अपने शॉर्ट टर्म मिसमैचेस जो हैं उसको फुलफिल करने के लिए पैसे उठाते हैं। इट इज जनरली सिक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट। हमने देख लिया कि दिस इज नॉट सिक्योर्ड, दिस इज अनसिक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट। ओके, सो जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि इसमें समझने वाला बहुत ज्यादा नहीं है। फैक्ट्स मैं आपको बताते जा रहा हूँ, यू शुड कीप नोटिंग देम डाउन। और अगर कोई भी डाउट हो तो अगेन डू आस्क इट। सेकंड इज, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट कमर्शियल पेपर्स। इट इज एन अनसिक्योर्ड डेट इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, सी कमर्शियल पेपर्स अगेंस्ट, अगेन ये एक प्रोमिसरी नोट की तरह होता है और इसकी 10 टर्म जो है वो ज्यादातर से 7 डेज से लेके 1 साल तक की होती है। तो अब होता क्या है कि अगेन बैंक्स को अगर कुछ लोन्स चाहिए, ठीक है, तो बैंक्स क्या करेंगे? बैंक्स या कोई इंस्टीट्यूशंस, कोई कंपनीज, एनबीएफसीज वगैरह, पीएसयूज, ये सब क्या करेंगे कि ये कमर्शियल पेपर रिलीज करेंगे और जो इन कमर्शियल पेपर्स को खरीद के बैंक्स को पैसा देगा उनको दिल दिल मेक श्योर कि आपको इस साल के बाद में इतने इंटरेस्ट रेट पे हम पैसे वापस देंगे। ठीक है, सो इट इज समवट लाइक अ बॉन्ड। ठीक है, आपको कोई ओनरशिप नहीं आ रही तो इट इज अ डेट इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, सो दीज थिंग्स मीन दैट इट इज एन अनसिक्योर्ड डेट इंस्ट्रूमेंट। सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, इट इज अनसिक्योर्ड। कोई आपको कोलेटरल वगैरह कुछ नहीं दे रहे हैं, एक प्रॉमिस है। कंपनी जो है इट कैन ऑल्सो फॉल बैक ऑन इट्स प्रॉमिस। ठीक है, वो अपने प्रॉमिस को रिलीज कर सकती है। हो सकता है कि कल आपको पैसे ना दे, बट इससे कंपनी की रेपुटेशन कम होती है और उसके कारण उसके स्टॉक प्राइसेस, कंपनी के प्रोडक्ट्स वगैरह पे सब पे नुकसान आ जाता है। तो जनरली जो हाईली कॉन्फिडेंट कंपनीज होती हैं, हाईली रिस्पेक्टेड कंपनीज होती हैं, दे गेट इन्वॉल्व इन दिस प्रैक्टिस। सो फर्स्ट इज करेक्ट, इट इज अ शॉर्ट टर्म मनी मार्केट instrument. Again, this is also correct. NBFCs issues commercial papers. Companies, NBFCs, banks,
कोऑपरेटिव सोसाइटीज, पीएसयूज, सब कमर्शियल पेपर्स रिलीज करती हैं टू रेज मनी. ओके, सो आंसर वुड बी डी. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट. सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट एज द नेम सजेस्ट कि अगर आप बैंक में जाके डिपॉजिट करेंगे कोई भी अमाउंट तो आपको एक स्लिप वापस मिलेगी कि आपने इतना डिपॉजिट करवाया है, या फिर आपका जो बैंक स्टेटमेंट है उस पे यू विल गेट अ एक्नॉलेजमेंट, वहां पे आपको प्रिंट आउट करके मिलेगा. ओके, सो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स भी उसी तरह से हैं. सपोज किसी कंपनी ने, किसी इंडिविजुअल ने किसी बैंक में पैसे डिपॉजिट करवाए तो वो पैसे, एक सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट आपको मिलेगा विच सेज कि यू हैव डिपॉजिटेड दिस मच अमाउंट. और अगर स्टेटमेंट अगर हम देखिए, इट इज नॉट अ ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट. सी, इट इज अ ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट कि सिंस कंपनीज करेंगी तो एक कंपनी जो है या फिर एक बैंक दूसरे बैंक में अगर पैसे डिपॉजिट करवा रहा है तो वो बैंक वो जो पर्टिकुलर सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है उसको ट्रेड कर सकता है. ठीक है, दिस इज अ फैक्ट, यू मस्ट रिमेंबर इट. सो दिस इज इनकरेक्ट. Second is, it is a secured instrument issued by banks. Again, money market instrument है और ये भी एक unsecured instrument है. And the fact you must remember. अब मुझे लगता नहीं कि ज्यादातर इनमें से क्वेश्चंस आएंगे, बट ये फैक्ट्स हैं, अगर आपको याद रहेंगे तो कुछ क्वेश्चंस में अगर आते हैं तो आपको हेल्प हो सकता है. इट इज अ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, दिस इज करेक्ट, सो डी वुड बी द करेक्ट आंसर. ओके, लेट्स सी नेक्स्ट मार्केट, नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following are instruments of money market? मनी मार्केट में हमने देखा कि शॉर्ट टर्म के लिए लिक्विड इंस्ट्रूमेंट्स जो ट्रेड किए जाते हैं. ठीक है, सो अब देखिए इनमें से शॉर्ट टर्म के लिए कैश मैनेजमेंट बिल्स हैं, टी बिल्स हैं, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स हैं. स्टेट डेवलपमेंट लोन्स हमने देखा कि दे आर लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट्स एंड दे आर नॉट ट्रेडेबल. ओके, सो डी वुड बी, फोर्थ वुड बी द इनकरेक्ट ऑप्शन और आंसर वुड बी डी. जो अभी तक हमने पढ़ा है उसके बेसिस पे ही ये सब हम कर रहे हैं, कुछ ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे. उतना ही पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, उतना ही डिस्कस करने की कोशिश कर रहा हूँ जितना एग्जाम के लिए रेलेवेंट है. ऑलराइट, लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन. कि mergers and acquisitions of commercial banks may require approval of which of the following agencies? See, RBI तो बैंकिंग सेक्टर का रेगुलेटर है, तो उनकी RBI की अप्रूवल चाहिए होगा. दिस मच इज करेक्ट. कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया. कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का पर्पस ये है टू एंश्योर कि जो मार्केट इकोनॉमी है दैट रिमेन्स फ्री एंड फेयर, यानी कि अनफेयर अनकॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस ना हो, मोनोपोलीज ना क्रिएट हो, कोई एक कंपनी दूसरी कंपनी को इलीगल या फिर ग्रे एरियाज में जाके टेक ओवर ना करे. सो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का जो पर्पस है दैट इज इट इज अ फ्री ट्रेड रेगुलेटर. आगे इसके रिगार्डिंग कुछ फैक्ट्स भी हैं जो आप सॉल्यूशन से पढ़ लीजिएगा कि अगर कोई भी कंपनी जिसका टर्नओवर 3,000 करोड़ से ज्यादा है तो उनको सीसीआई के अंडर सीसीआई की अप्रूवल की जरूरत होती है, उससे कम वाले को नहीं होती. जो माइन्यूट डिटेल्स आप पढ़ ले वहां से, वो हमें बताने वाला मेरा कुछ खास है नहीं. सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग फाइनेंशियल सर्विस इंस्टीट्यूशंस ब्यूरो. अब इसको देखें अगर हम, again this would be fact based question only. It is responsible for appointment of heads in PSBs and financial institutions. See, पहली बात तो FSIB जो है कि बैंक बोर्ड ब्यूरो को इसने रिप्लेस किया है. बैंक बोर्ड ब्यूरो एस्टेब्लिश किया गया था सो एज टू इंश्योर कि जो हेड्स हैं, डायरेक्टर्स हैं PSB किसके, पब्लिक सेक्टर बैंक्स के, वो एक अनबायस तरीके से, इम्पार्शियल तरीके से अपॉइंट हो और एफिशिएंसी, जो डायरेक्टोरियल एफिशिएंसी है उसको मेंटेन किया जाए. सो ये पीजे नायक कमेटी के रिकमेंडेशन पे था. अब लास्ट ईयर दे हैव एस्टैब्लिश दिस न्यू बॉडी, न्यू इंस्टीट्यूशन की फाइनेंशियल सर्विस इंस्टीट्यूशंस ब्यूरो, जिनका काम रहेगा कि अपॉइंटमेंट जो डायरेक्टर्स हैं और एग्जीक्यूटिव्स हैं पब्लिक सेक्टर बैंक्स के और इंश्योरर्स के, गवर्नमेंट को एडवाइस करना, to advise the government on the desired management structure etc, to advise the government on a suitable performance appraisal. जो 5-7 वहां पे सोल्यूशन में लिखे गए हैं, आप वहां से पढ़ लीजिएगा. इट हेल्प्स बैंक इन PSBs इन डेवलपिंग स्ट्रेटजीज इन कैपिटल रेजिंग प्लान्स. ऑब्वियसली दिस इज वन ऑफ दोज इश्यूज कि
ये गवर्नमेंट को लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से स्ट्रेटजीज किस तरह से, किन एरियाज में उनको डेवलप करना है, किन एरियाज में इन्वेस्ट करना चाहिए, कैपिटल कैसे रेज करनी है, एसेट्स कहाँ पे डिसइन्वेस्ट करने हैं, ओके, इन सब इश्यूज पे गवर्नमेंट को एडवाइस करेगा। और थर्ड है कि इट हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949. This statement is incorrect and answer is B 1 and 2. Okay. एफएसआईबी का बेसिकली आपको पता चलेगा कि बैंक बोर्ड ब्यूरो को इसने रिप्लेस किया। सेकेंडली जितने फंक्शन है आपको एक बार पढ़ लेनी चाहिए वहां पे, और ब्रॉडली उनको याद कीजिए। ये नहीं कि होल टाइम डायरेक्टर्स को करते हैं, कौन से इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को करते हैं, ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, आपको ओवरऑल आइडिया होना चाहिए कि उनका पर्पस क्या है और उसके अकॉर्डिंगली बेसिक पॉइंट्स क्या है। ठीक है, सो लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन कि एफएसआईबी के रिगार्डिंग फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, it selects the chiefs of LIC, NABARD and public financial institutions. Okay, this is also true. सिर्फ जैसे हमने देखा पब्लिक इंश्योरेंस का, पब्लिक बैंक्स का, और NABARD is a bank, public financial institution is also a public financial institution, LIC is an insurer. So इन सब के जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं या फिर चेयरपर्सन्स हैं, they are selected by FSIB, and the person selected by FSIB require approval of appointment of कमिटी ऑफ कैबिनेट, अपॉइंटमेंट्स कमिटी की इसको अप्रूवल चाहिए। दिस इज आल्सो करेक्ट, सो आंसर इज सी, एंड ये फैक्ट्स आपको याद रहनी चाहिए। ओके, सी ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये थोड़ा रीसेंट पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूएस में सिलिकॉन वैली बैंक का रिसेंटली क्रैश हुआ था, और वहां पे देयर आर सर्टेन पॉलिसीज की किस तरह से इंश्योर करना है लोगों को पैसा जो उस बैंक में डिपॉजिटेड है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इंडिया में भी पिछले कुछ सालों में 2-3 बैंक्स का दिवालिया निकला है या बैंक्रप्सी हुई है। उस केस में कितना पैसा, सपोज आपका 5 करोड़ रुपया एक बैंक में डिपॉजिटेड है और वो बैंक इट गोज डाउन, ठीक है, उनकी बैंक्रप्सी हो जाती है, तो आपको आपको कितना पैसा वापस मिलेगा? बैंक का तो खत्म हो गया, कितना पैसा आपको वापस मिलेगा, किस प्रोसीजर से वापस मिलेगा, कौन देगा? सो उसके लिए डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन एक सब्सिडियरी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, और अप टू 5 लाख रुपीस यू कैन क्लेम। ओके, सो ये एक आरबीआई की सब्सिडियरी है, और 5 लाख तक रुपए तक आप क्लेम कर सकते हैं पर डिपॉजिटर पर बैंक। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। नेक्स्ट, लेट्स सी द स्टेटमेंट्स। और कमर्शियल बैंक्स एंड यूनियन कोऑपरेटिव बैंक्स हैव टू रजिस्टर विद DICGC। ओके, so this is correct. RBI incurs the insurance premium burden. See, insurance premium burden जो है it is incurred by banks. Okay, not by RBI, not government of India. So this is also incorrect. DIGSCC provides insurance only in case the bank has gone bankrupt. This is also not correct. अगर कोई बैंक बैंकरप्ट नहीं हुआ है, बट लेट्स से आरबीआई ने उनकी वर्किंग पे लिमिटेशंस लगा दी है, ठीक है, रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि इतने से ज्यादा आप विड्रॉ नहीं कर सकते, so, उस केस में भी ये इंश्योरेंस पॉलिसी एक्टिवेट हो जाती है। सो इट इज नॉट इन द ओनली इन द केस ऑफ दैट सो इट इज नॉट इन द केस दैट द बैंक हैज गॉन बैंकरप्ट, सिर्फ उस सिनेरियो में नहीं होगा। ओके, सो आंसर इज ए। Consider the following statements regarding payment banks. So see, payment banks जो हैं, they're basically banks जिनका एक small scale या restricted domain में incorporation है। Okay, इसकी example, for example, Airtel payment banks, Paytm payment banks, ठीक है, Indian Post payment banks, इस तरह की examples जो हैं they are of payment banks, और काफी छोटा इनका स्केल होता है, ठीक है, और इनके ऊपर कुछ लिमिटेशंस होती हैं। दे कैन नॉट लेंड, ठीक है, अप टिल 2 लाख रुपीज ओनली दे कैन टेक डिमांड डिपॉजिट्स पे भी लिमिटेशंस हैं, टाइम डिपॉजिट नहीं ले सकते, क्रेडिट कार्ड नहीं दे सकते। सो बेसिकली ये लोन डिस्पर्सल का काम नहीं करते।
इनका काम है कि आप लोगों को पेमेंट ऑप्शन, लोगों को सेविंग्स ऑप्शंस दें। ओके, या फिर किसी और बैंक के बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स भी बन सकते हैं। फॉर एग्जांपल बड़ा एक बैंक है जिसकी सर्विसेज नहीं है किसी पर्टिकुलर एरिया में, किसी पर्टिकुलर फील्ड में, वो एक छोटे पेमेंट बैंक के साथ कोलैबोरेट करके उसको कह सकते हैं कि आप हमारे ऑपरेशन इस फील्ड में देखिए। दैट इज व्हाट बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स डू। So let's see the statements. They can open demand and time deposits accounts. So time deposits they cannot do. So this is incorrect. They are not set up as differentiated banks. See, differentiated banks वो banks होते हैं जो restricted होते हैं किसी एक पर्टिकुलर ज्योग्राफी में। फॉर एग्जाम्पल नॉर्थ ईस्ट में कोई बैंक अगर restricted है कि वहां के अलावा कोई कहीं और काम नहीं कर सकता, सो उसको हम कहेंगे डिफरेंशिएटेड बैंक। या वो बैंक जो सिर्फ लेट से एग्रीकल्चरल लेंडिंग करते हैं, जिनका सिर्फ फील्ड ही एक स्पेसिफिक एरिया में या स्पेसिफिक सेक्टर में इन्वेस्ट करना है, दे कैन बी कॉल्ड एज डिफरेंशिएटेड बैंक्स। जो ऑपोजिट है दैट इज यूनिवर्सल बैंक्स। जो नॉर्मल बैंक्स हैं हमारे, फॉर एग्जांपल एसबीआई, एचडीएफसी, दे कैन गिव लोन्स, दे कैन इन्वेस्ट इन डिफरेंट सेक्टर्स। सो पेमेंट बैंक्स हैं, दे आर डिफरेंशिएटेड बैंक्स क्योंकि हमने देखा कि दे कैन बी फॉर स्पेसिफिक सेक्टर्स एज वेल। ठीक है, उनका एक बड़ा लिमिटेड सा डोमेन होगा जिसमें वो काम करेंगे। ऑलराइट, they may act as business correspondents for other banks. This is correct. They will provide payments, remittance services to migrant laborers and small businesses. This is also correct. So ये आपको कुछ चीजें याद रखनी चाहिए. Answer would be C, I guess. Yeah, C is the answer. Let's see the next question. ये पुरानी न्यूज है, 2020-21 की न्यूज है, उस पर ये क्वेश्चन बनाया हुआ है. इसको आप खुद पढ़ लीजिए, ठीक है? इसका सोल्यूशन आप खुद देख लीजिए. लेट्स नॉट वेस्ट टाइम ऑन दिस. आई डोंट थिंक they'll ask any questions regarding this. एक और कॉन्सेप्ट आ गया स्मॉल फाइनेंस बैंक्स का. सी, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स बेसिकली इनका जो एम है दैट इज टू प्रोवाइड फाइनेंस टू सेक्टर्स which are not covered by other banks particularly. For example, MSMEs, small and marginal farmers. ठीक है, इन लोगों को लोन के लिए, सेविंग्स के लिए दिक्कत आती है. ठीक है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर, इस तरह के जो सेक्टर्स हैं जो लार्ज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स वगैरह कवर नहीं कर पाते, एक्सेस की दिक्कत आती है, उनको स्मॉल फाइनेंस बैंक्स केटर करता है. ठीक है, इसीलिए जो 75% अपना जो क्रेडिट है दे गिव टू प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग. प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग वो सेक्टर्स हैं जहां पे सरकार का डायरेक्शंस हैं कि दे नीड टू बी गिवन लोन्स. ठीक है, बिकॉज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर इकोनॉमी एंड फॉर जनरल पब्लिक एज वेल. सो लेट्स सी द स्टेटमेंट्स. पर्पस क्या है स्मॉल फाइनेंस बैंक्स का? टू सप्लाई क्रेडिट टू स्मॉल बिजनेसेस, फर्स्ट इज करेक्ट. टू सप्लाई क्रेडिट टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, ये भी हमने देख लिया, दिस इज आल्सो करेक्ट. टू एनकरेज यंग entrepreneurs to set up business particularly in rural areas. See, ये जो थर्ड पोर्शन है ना, ये बैंक का मैंडेट नहीं हो सकता. बैंक्स का काम है पैसा देना. ये गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि वो इंसेंटिवाइज करे, एडमिनिस्ट्रेशन इंसेंटिवाइज करे और बैंक्स को बोले कि आप इनको पैसे कम दे, बट ये बैंक का एम नहीं होगा. ओके, सो पर्पस यही है जो फर्स्ट एंड सेकेंड है. ओके, और सेकेंडली दे आर नॉट फॉर रूरल एरियाज. अर्बन एरियाज में भी इनका ज्यादा स्ट्रेस है. ओके, और अगेन स्मॉल फाइनेंस बैंक्स क्योंकि ये कुछ सेक्टर्स के लिए हैं तो ये डिफरेंशिएटेड बैंक्स होंगे. आई होप वो डिफरेंशिएटेड और यूनिवर्सल बैंकिंग का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा. कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो क्वेश्चन आप आराम से कर लेंगे. ठीक है, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following statements regarding, consider the following statements regarding cooperative banks. So cooperative banks भी 2-3 साल पहले बहुत न्यूज में था. ड्यूअल रेगुलेशन, फॉर एग्जांपल फर्स्ट स्टेटमेंट कि ऑल कोऑपरेटिव बैंक्स आर अंडर ड्यूअल रेगुलेशन ऑफ आरबीआई एंड गवर्नमेंट. दिस इज इनकरेक्ट. ये आई थिंक 2020 या 21 की न्यूज है कि सब कोऑपरेटिव बैंक्स नहीं है. अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स,
दो तीन तरह के, चार तरह के कॉपरेटिव्स हैं विच आर अंडर ड्यूअल कंट्रोल, आरबीआई के और गवर्नमेंट के। आरबीआई देखती है कि उनका पैसा, उनका मॉनेटरी एस्पेक्ट कैसा है, उनका बैलेंस कैसा है। गवर्नमेंट सीज की उनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है दैट इज एफिशिएंट। सी, कोऑपरेटिव बैंक्स का पर्पस प्रॉफिट नहीं होता, ठीक है। एज द नेम सजेस्ट कि कोऑपरेटिव्स आर मेंट टू हेल्प द मेंबर्स ऑफ द बैंक्स। फॉर एग्जांपल एक फार्मर्स का कोऑपरेटिव है और वो मिलकर एक बैंक बनाते हैं, तो उनका पर्पस ये रहेगा कि फार्मर्स का वेलफेयर हो, अपना प्रॉफिट इंश्योर करना उनका उतना स्ट्रॉन्ग पर्पस नहीं रहता। इसीलिए दिस डुअलिटी ऑफ कंट्रोल की पैसा प्रॉफिट के लिए कहीं ये ना हो कि जो जिसका जो एम है, हमारा ऑब्जेक्टिव है टू हेल्प द मेंबर्स, द कम्युनिटी, दैट डज नॉट गो टू वेस्ट, ठीक है। सो फर्स्ट इज इनकरेक्ट। लेट्स सी सेकंड ऑप्शन। आरबीआई रेगुलेट्स द कोऑपरेटिव बैंक्स अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949। सो दिस इज करेक्ट, इसी पर्टिकुलर रेगुलेशन के अंडर करता है। थर्ड इज ऑल कोऑपरेटिव बैंक्स आर सुपरवाइज्ड बाय नबार्ड। दिस इज इनकरेक्ट, सभी नहीं होते, कुछ होते हैं। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स जो है वो आरबीआई डायरेक्टली करता है, बट रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स जो हैं वो नबार्ड के अंदर आते हैं। You must remember this. Okay, so answer would be B. See, ये सब fact based question है, मैं फिर भी चीजों को समझाते जा रहा हूँ और ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी। करंट में भी ये इवेंट्स हैं, so they might ask a question. Let's see next question. NABARD provides refinance to which of the following types of financial institutions? See, NABARD is a bank और पब्लिक सेक्टर बैंक है ये, और इसका पर्पस है रीफाइनेंस। सी, रीफाइनेंस का मतलब क्या हुआ? इट इज फाइनेंसिंग द बैंक्स या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। जब आप किसी को फाइनेंस करते हो, फॉर एग्जांपल इफ अ बैंक गिव्स मी लोन, दैट वुड बी फाइनेंस। अगर बैंक को कोई लोन देगा, दैट वुड बी रीफाइनेंस। ओके, सो दिस शुड बी क्लियर टू यू कि रीफाइनेंस का क्या मतलब है। नाउ लेट्स सी कि और नबार्ड जो है ना वो इंडिविजुअल को लोन नहीं देता, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज रीफाइनेंसिंग। नबार्ड फाइनेंस नहीं करता, नबार्ड हमेशा रीफाइनेंस करता है। ओके, आप एज एन इंडिविजुअल नबार्ड के पास नहीं जा सकते। और ये चारों के लिए ट्रू है कि किस किस को रीफाइनेंस करता है। कमर्शियल बैंक्स को भी करता है, रूरल रीजनल बैंक्स को भी करता है, कोऑपरेटिव बैंक्स को भी करता है, एनबीएफसीज को भी करता है। सो आंसर वुड बी डी, ऑल ऑफ द अबव। ओके, let's see next question. Which of the following are the sources of finance for National Bank for Agriculture and Rural Development, that is NABARD? So कहाँ से नबार्ड का पैसा कहाँ से आता है? सी, पहली बात तो नबार्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की 100% ओन्ड सब्सिडियरी है, और गवर्नमेंट भी पैसे इसमें डालती है। और गवर्नमेंट पैसे कैसे डालती है? फर्स्टली थ्रू बॉन्ड्स। नबार्ड बॉन्ड इशू करता है और वो बॉन्ड गवर्नमेंट खरीदती है और खरीद के पैसा जाता है नबार्ड को, दैट इज नोन एज कैपिटलाइजेशन। ओके, सो सी इज करेक्ट। बोरोइंग फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स, दिस इज आल्सो करेक्ट। आरबीआई भी करता है। फॉरेन करेंसी बोरोइंग्स, दिस इज आल्सो करेक्ट। और फॉरेन करेंसी में या बैंक्स में किस तरह से करता है? अगेन थ्रू बॉन्ड्स या लोन्स के थ्रू। सो आंसर वुड बी डी, ऑल ऑफ द करेक्ट। ये चीजें आपको याद रखने की जरूरत है। मैकेनिज्म्स आगे जो भी आएंगे हम पढ़ेंगे। मुद्रा बैंक, सी मुद्रा बैंक वाज अगेन अ मुद्रा स्कीम, एक लॉन्च हुई थी बैक इन आई थिंक 2014-15 इसी तरह में, और इनका भी पर्पस जो है दैट इज रीफाइनेंसिंग। जो बैंक्स एमएसएमईज को, स्मॉल एंड मीडियम मैन्युफैक्चरर्स जो हैं, मोस्टली अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हैं, उनको जो लोन्स देते हैं, फॉर एग्जांपल एसबीआई जो है वो किसी एमएसएमई यूनिट को लोन देती है, और अगर वो मुद्रा स्कीम के अंडर है, सो मुद्रा वो जो लोन का पैसा है दैट दे विल पे टू एसबीआई। ओके, और अगेन रिफाइनेंसिंग है तो इट डज नॉट गिव डायरेक्ट लोन, मुद्रा बैंक डायरेक्ट लोन नहीं देता। सो फर्स्ट इज इनकरेक्ट। सेकंड, मुद्रा लोन्स आर अवेलेबल टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, ये गलत है। मैंने बोला कि स्मॉल एंड मार्जिनल एंटरप्राइजेस यानी कि इंडस्ट्रियल यूनिट, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स को लोन देने का इनका मेन पर्पस है। ओके, और ये लोन के भी 3 टियर्स हैं, शिशु,
किशोर एंड वन मोर एल्स, मेरे को याद नहीं आ रहा अभी। ये 3 लेवल पे लोन आते हैं, जिससे 50,000 से लेके आई थिंक 10 लाख तक के लोन वो देते हैं. इट इज अवेलेबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग एंड सर्विसेज एक्टिविटीज. दिस इज करेक्ट. ओके, सो आंसर वुड बी सी. नाउ लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन. देखिए अभी तक ये मोस्टली फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, तो मैं जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ ताकि हम जो अगेन इंपॉर्टेंट पार्ट है विच इज रिगार्डिंग कॉन्सेप्ट, उस पर जल्दी आ पाए. नेशनल हाउसिंग बैंक. ओके, ये बहुत ही प्रोमिनेंट एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो 1990s में काफी ज्यादा प्रोमिनेंट भी रहा, और जिन्होंने स्कैम 1992 देखा होगा दे विल नो कि ये कंट्रोवर्शियल भी इसने रोल प्ले किया है. सो अब इनका बेसिकली पर्पस है टू प्रमोट हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, जो लोगों को हाउसिंग फाइनेंस के लिए, लोन्स लेने के लिए, घर बनाने के लिए लोन्स देगी, उन कंपनीज को प्रमोट करना. रेगुलेशन इज नॉट द टास्क ऑफ एनएचबी. पहले होता था बट अब आरबीआई करता है. So this is important to know. Secondly, it is owned by Government of India and regulated by RBI. This is correct. NHB provides direct finance for individual housing loans. Again, it is a refinancing. हमने देखा कि प्रमोट करता है हाउसिंग फाइनेंशियल कंपनीज को, तो ये उनको रिफाइनेंस करता है, जस्ट लाइक नाबार्ड या फिर मुद्रा बैंक. दिस इज ऑल्सो रिफाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन. ओके, आंसर वुड बी सी. अगला क्वेश्चन देखते हैं. Which of the following statements are true regarding housing finance companies? They are under direct regulation of RBI. This is correct. Are a category of non-banking finance companies. This is also correct. ठीक है, ये 2 फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखने हैं, कुछ समझाने वाला नहीं है यहाँ पे. पहले HFCs they were under the regulation of National Housing Board, National Housing Bank, but now they are under the regulation of RBI. ओके, और इसके पीछे एक मेजर रीजन जो था कि वो DHFL का जो क्राइसिस था, किसी को अगर याद होगा DHFL का बहुत बड़ा क्राइसिस था, पूरी हाउसिंग मार्केट को इसने हिला के रख दिया था और इकोनॉमी में बहुत ज्यादा इससे नेगेटिव इंपैक्ट आया था. सो आंसर हियर वुड बी सी. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. Consider the following statements regarding peer-to-peer lending platforms in India. See, peer-to-peer lending. So basically, lending का मतलब लोन लेना. Peer-to-peer lending का मतलब ये हो गया कि कोई बैंक्स या कोई कंपनी या कोई बोरोवर डायरेक्टली किसी एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर से लोन ले. फॉर एग्जाम्पल, मुझे लोन चाहिए और मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो मैं बैंक के पास जाऊं, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास जाऊं, या किसी एक इंडिविजुअल के पास जाऊं जो मुझे लोन देगा एट फिक्स्ड रेट. पहले भी ये होता था, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि जो मनी लेंडर्स थे दे वर वेरी एक्सप्लॉइटेटिव. वो डायरेक्टली आपको लोन देते थे और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज करते थे. यहाँ पे इंटरेस्ट रेट जो होंगे वो उतने ज्यादा नहीं होंगे, ठीक है, एक फिक्स इंटरेस्ट रेट पे होगा, और ये होगा थ्रू अ प्लेटफॉर्म, peer to peer lending platform के थ्रू होगा, which has the status of and being an NBFC. This is important to know. Okay, कोई भी जो peer to peer intermediary होगा, that would be an NBFC और RBI की डायरेक्ट रेगुलेशन में आएगा. All right. So बाकी इनके काम क्या है कि ये कोई भी peer to peer NBFC, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से HDFC एक peer to peer NBFC चला रहा है, उसका काम ये नहीं होगा कि वो डिपॉजिट ले या फिर लोन दे या फिर क्रेडिट गारंटी करे या कोई भी और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करे अपने बिहाफ पे. उनका काम ये होगा कि एक इंडिविजुअल जो पैसे लोन लेना चाहता है और एक इंडिविजुअल जो पैसे देना चाहता है, लोन देना चाहता है, उन दोनों के कॉमन प्लेटफॉर्म पे मिलाना. ठीक है, सो दैट इज व्हाट पीयर टू पीयर लेंडिंग प्लेटफॉर्म्स आर ऑल अबाउट. और अगर हम स्टेटमेंट्स देखा, दे आर रेगुलेटेड बाय RBI as NBFCs. This is correct. They can lend on their own. This is not correct. So first is correct and third is incorrect. Then they can provide second is incorrect. They provide credit guarantee. This is also not correct. क्यों? क्योंकि वो
एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं बस, कोई किसी को ये गारंटी नहीं कर रहे कि ये जो लोन दे रहा है ये वापस करेगा। ठीक है, सो दिस इज करेक्ट एंड आंसर इज ए ओनली। ओके, आई होप ये कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर हो गया होगा। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। एनबीएफसीज रेज देयर रिसोर्सेज फ्रॉम नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज जो है ना, दे कैन बोथ बोरो एंड लेंड। ओके, और एनबीएफसीज जो हैं इनके सोर्सेस क्या है इनकम के? बैंक से ये लोन लेते हैं, बॉन्ड्स में ये कर बॉन्ड्स रिलीज करते हैं फाइनेंशियल मार्केट में, जहां से जो लोग बॉन्ड्स खरीदते हैं दे गेट दे पे द मनी, और बाद में एक पर्टिकुलर जैसे ही प्रॉफिट होता है दे कैन गेट इट बैक। सो दिस इज करेक्ट। मनी मार्केट में भी ये ट्रेड करते हैं। हमने पहले ही देखा कि एनबीएफसीज आर वन ऑफ द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो कॉल और नोटिस मनी मार्केट में ट्रेड करते हैं थ्रू एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स बेसिकली मीन्स कि आप आउटसाइड इंडिया जाके बॉन्ड्स अपने रिलीज करें which are bought by companies or investors outside of India, और वहां से जो पैसा आएगा they will invest that in your own operations. Okay, so answer here would be D. Let's see next question. Which of the following are risk factors for NBFCs in their lending process? अगर NBFC किसी को lend कर रही है तो इस पूरे प्रोसेस में रिस्क क्या हो सकता है? ठीक है, पहला तो देखिए स्टेटमेंट से क्लियर, रिलाइंग ऑन शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग फॉर टू फंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल इनके पास रिसोर्सेज जो पैसे आ रहे हैं वो आ रही है कॉल मनी मार्केट से या फिर मनी मार्केट से, जिसका ड्यूरेशन शॉर्ट होता है। हमने देख लिया कि लेस देन 1 ईयर का जो ड्यूरेशन होगा, 90 डेज तक का ड्यूरेशन होगा, दैट इज मनी मार्केट। बट पैसे जो जा रहा है दैट इज फॉर लेट्स से इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, जिनका पैसा आने की जो डेट है लेट्स से वो 5 साल बाद की है। तो ये मिसमैच हो गया। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो फंड्स दिए हैं दे आर फॉर लॉन्ग टर्म पीरियड, वो 5 साल के बाद उनका पैसा आना स्टार्ट होगा, और जो पैसे आ रहे हैं दे आर फॉर ए लिमिटेशन और पीरियड ऑफ 90 डेज ओनली। जब उसके बाद अगर नहीं दिया तो इनको पेनल्टी पड़ेगी। ठीक है, सो ये एक फैक्टर हो सकता है, एक रिस्क फैक्टर हो सकता है। सो एसेट लायबिलिटी मिसमैच का मतलब ये है कि अब एक एनबीएफसी के लिए एसेट क्या होगा? जो लोन उन्होंने दिया है। क्यों? क्योंकि कल उस पर इंटरेस्ट रेट आएगा विच वुड बी देयर इनकम। और लायबिलिटी क्या होगी? जो उन्होंने डिपॉजिट्स लिए हैं या कमर्शियल पेपर्स वगैरह। ठीक है, अगर इनकी जो पीरियड है वो सपोज कम है, इनसे जो पैसा आएगा दैट इज लेस एज कंपेयर टू द इनकम दैट विल जनरेट फॉर लोन्स, दैट वुड बी एसेट लायबिलिटी मिसमैच। ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो रिस्की प्रोपोजिशन। क्यों? क्योंकि इस केस में उनकी इनकम इतनी नहीं होगी जितनी उनकी लायबिलिटी, जितना उनको देना है किसी को। सो वो भी एक रिस्क है। थर्ड, रोल ओवर रिस्क फ्रॉम ऑफ कमर्शियल पेपर्स। अगर लेट से कोई एक एनबीएफसी है जिसने मनी मार्केट से लेट से 10 करोड़ का लोन लिया है, और इसने लोन्स दे रखे हैं या डिपॉजिट्स, और इसने लोन्स दे रखे हैं वर्थ ₹11 करोड़। ठीक है, अब ये 11 करोड़ पे करने के लिए दे नीड ऑब्वियसली 11 करोड़ से ज्यादा ही, और इसका पीरियड जो है इसको 5 साल के बाद पे करना है, और इसको 3 महीने इसका मैक्सिमम है। सो ऑब्वियसली जब 3 महीने खत्म हो जाएंगे तो उस सिनेरियो में इनको ये जो पर्टिकुलर लोन है ये रिन्यू करवाना पड़ेगा। अब अगर ऐसा होता है कि इंटरेस्ट रेट इकोनॉमी में बढ़ जाते हैं, यानी कि ये जो लोन इन्होंने उठाया है या पैसा इन्होंने उठाया है फ्रॉम अ पर्टिकुलर मार्केट, इसका कॉस्ट बढ़ जाएगी। ठीक है, अब ये जो रीफाइनेंसिंग के टाइम पे इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ने से आपकी लायबिलिटी बढ़ जाती है, दैट इज नोन एज रोल ओवर रिस्क। ठीक है, सो ऑब्वियसली कमर्शियल पेपर्स के केस में जो कॉल मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है ये एक पर्टिकुलर रिस्क है। सो इस पूरे क्वेश्चन का आंसर वुड बी डी। ओके, नाउ लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन अबाउट डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स launched by scheduled commercial banks. So digital banking units basically काफी सारे बैंक्स ने खोली हैं
75 डिस्ट्रिक्ट्स में इनको खोला गया था, 24-25 बैंक्स इनको खोला था। और ये बैंक्स की एक लेट्स से एक ब्रांच की तरह है जहां पे कोई फिजिकल पेपर्स आपको नहीं चाहिए होंगे, ठीक है, बट मिनिमम पेपर्स यानी कि लेट्स से जो डिजिटली अवेलेबल है, जैसे आपका आधार नंबर, आपका पैन नंबर, दे आर ऑल अवेलेबल ऑनलाइन दीज डेज, ठीक है। सो ये उन नंबर्स को डिजिटली एक्सेस करेंगे और उसको यूज करके आपको बैंक्स के जो भी काम करने हैं वो करवाएंगे। यू वोंट रिक्वायर एनी पेपर्स। इसका काम क्या है, एक तो फाइनेंशियल इंक्लूजन हो जाएगा, ठीक है, और डिजिटल लिटरेसी इससे बढ़ेगी, फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि लोगों को सीखना पड़ेगा कि किस तरह से डिजिटली काम करना है। सो उसके कारण ऑब्वियसली फाइनेंशियल इंक्लूजन और फॉर्मलाइजेशन के फायदे होंगे आपको इकोनॉमी में। अब लेट्स सी द क्वेश्चन। इट इज अ फिक्स्ड बिजनेस यूनिट और hub housing certain minimum digital infrastructure for delivering digital banking products and services. फॉर एग्जाम्पल एक एटीएम मशीन है, साथ में एक आधी मशीन और है, अगर वो दोनों एक साथ होंगी विदाउट एनी पर्सन प्रेजेंट या फिर एक आधा कोई बंदा होगा, दैट कैन एक्ट एज अ डिजिटल बैंकिंग यूनिट, ठीक है। सो फर्स्ट इज करेक्ट। इट ऑफर्स बैंकिंग सर्विसेज इन बोथ सेल्फ सर्विस एंड असिस्टेड मोड। सेल्फ सर्विस मतलब लेट्स से एटीएम कैन बी एन एग्जाम्पल। असिस्टेड मोड मतलब कि आप किसी के पास जाते हैं कि मुझे ये पर्टिकुलर से कि बैंक अकाउंट खोलवाना है या बंद कराना है, एंड द पर्सन हेल्प्स यू यूजिंग अ डिजिटल प्रोडक्ट। सो ये भी करेक्ट है। इट प्रोवाइड सर्विसेज विदाउट रिक्वायरिंग पेपर, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, एंड आंसर वुड बी डी हियर। कुछ ज्यादा समझाने वाला है नहीं इन सब में, सो दैट इज व्हाई आई एम प्रोसीडिंग वेरी फास्ट यार। टाइम बचाते हैं जितना बचा सकते हैं, और कॉन्सेप्ट समझना इंपॉर्टेंट है टू बी ऑनेस्ट। याद करने वाली चीज तो आपको मेमोराइज करनी पड़ेगी, वहां पे मैं ज्यादा हेल्प नहीं कर पाऊंगा आपकी, बट कॉन्सेप्ट अगर आप समझ जाएंगे तो उसके बाद वी कैन मूव ऑन विद द थिंग्स। नेक्स्ट is regarding real estate investment trusts. So real estate investment trusts basically एक इंडिविजुअल जो इन्वेस्टर है ना, उसके लिए रियल एस्टेट मार्केट में इन्वेस्ट करने का एक जरिया है। ओके, REITs, कोई भी आप इन्वेस्टमेंट अगर प्लेटफॉर्म पे जाएंगे तो आपको REITs ओपन करने का, उसमें इन्वेस्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो दीज आर ए काइंड ऑफ म्यूचुअल फंड्स जहां पे आप इन्वेस्ट करते हैं इन द रियल एस्टेट। फॉर एग्जाम्पल आप HDFC के REITs में अगर इन्वेस्ट करेंगे तो HDFC जहां जहां इन्वेस्ट कर रहा होगा, फॉर एग्जाम्पल वो रोड बनाने में इन्वेस्ट कर रहा है, रेलवेज में इन्वेस्ट कर रहा है, हाउसिंग सोसाइटीज में इन्वेस्ट कर रहा है, सो वहां पे आप इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के सम को पुल अप करके उस पर्टिकुलर सेक्टर में डाल रहे हैं, ठीक है। लेट्स सी द स्टेटमेंट्स। दे आर रेगुलेटेड बाय रिस्पेक्टिव रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटीज ऑफ ईच स्टेट, दिस इज इनकरेक्ट, ठीक है। दे आर, सिंस म्यूचुअल फंड्स हैं, सो दे आर रेगुलेटेड बाय SEBI, ओके। सेकेंड, इट विल मेक रियल एस्टेट सेक्टर एक्सेसिबल टू स्मॉल इन्वेस्टर्स। हमने देख लिया कि छोटे छोटे इन्वेस्टर्स, इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के लिए ये काफी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रहा है। सो आंसर वुड बी बी इज करेक्ट। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज रिगार्डिंग एंजल इन्वेस्टर। सो दिस टर्म इज रिलेटेड टू स्टार्टअप्स। अब एंजल इन्वेस्टर वो इन्वेस्टर है जो किसी एक कंपनी में इन्वेस्ट करता है उस स्टेज पे जब उसका कोई रेवेन्यू, कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक नई कंपनी खुल रही है दैट सेल्स कॉफी, और अभी उन्होंने कोई शॉप नहीं खोली है, ठीक है, उनका कोई ऑपरेशन नहीं स्टार्ट हुआ, उन्होंने सिर्फ एक आइडिया लाया है जो, और मैं अगर वो मेरे पास आ रहे हैं एज एन एंजल इन्वेस्टर, सो मैं उनका आइडिया सुनूंगा और मुझे लगा कि उसमें पोटेंशियल है तो मैं उस आइडिया में इन्वेस्ट करूंगा, और अकॉर्डिंगली मैं एक हाई रिटर्न भी चाहूंगा उनसे, ठीक है। सो लेट्स सी द स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग देम। दे जनरली इन्वेस्ट देयर ओन मनी। हाँ, एंजल इन्वेस्टर्स हैं, दे आर नॉट जनरली अ कंपनी, वो एक इंडिविजुअल की तरह। फॉर एग्जाम्पल रतन टाटा इज एन एंजल इन्वेस्टर, काफी कंपनी में उन्होंने पैसा लगाया है, ठीक है। देन दे इन्वेस्ट इन स्मॉल स्टार्टअप्स एंड एंटरप्रेन्योर्स, ये भी हमने डिस्कस कर लिया। दे प्रोवाइड मोर फेवरेबल टर्म्स एंड कंडीशंस एज कंपेयर टू अदर लेंडर्स। ये बाकी जो लेंडर्स हैं वो दे आर हाईली ड्रिवन बाय प्रॉफिट, और वो टर्म्स इतने इंटरेस्ट, जो शेयर्स हैं दे डिमांड हाई शेयर्स ऑफ कंपनी, बट दे आर मोर फेवरेबल टू द एंटरप्रेन्योर्स, और इसीलिए दे नोन एज एंजल इन्वेस्टर्स। एंजल मतलब कि फरिश्ता, सो दे विल बी मोर जनरस। लेट्स सी, इस तरह से अगर हम देखें,
एंजल का मतलब फरिश्ता, तो जनरस ज्यादा होंगे. सो थर्ड वुड बी करेक्ट. इट इज रेगुलेटेड बाय सेबी. अगेन फाइनेंशियल मार्केट का इंस्ट्रूमेंट्स है, और जो एंजल इन्वेस्टमेंट है इट इज अंडर द कैटेगरी ऑफ ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड. यानी कि आप एक ऑफिशियल चैनल से नहीं आ रहे. फंडिंग जो है इट इज नॉट थ्रू द फॉर्मल चैनल्स, बट स्टिल इट इज रेगुलेटेड बाय सेबी. एंड आंसर इज डी. Next is another concept of anchor investors. Unlike angel investors जो mostly individuals थे, they are not individuals. ठीक है, they are institutional investors. फॉर एग्जाम्पल फाइनेंशियल कंपनीज हो सकती हैं, या फिर कुछ बिजनेस हाउसेज हो सकते हैं जो विच इन्वेस्ट इन अ पर्टिकुलर बिजनेस. सो इसके अकॉर्डिंगली द आंसर करेक्ट वुड बी डी. दे आर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हु आर इनवाइटेड टू इन्वेस्ट जस्ट बिफोर आईपीओस. आईपीओस से पहले ही, आईपीओस में जाके नहीं, आईपीओस से जब पब्लिक ऑफरिंग होने वाली होती है उससे पहले ही उनको बुला के इन्वेस्ट किया जाता है. क्यों? क्योंकि अगर पता चल गया कि सपोज राकेश झुंझुनवाला ने किसी कंपनी में इन्वेस्ट अगर किया होता, तो जो बाकी लोग होते हैं उनको पता चल जाता कि द पर्सन हु इज सच एन एक्सपर्ट इन फाइनेंस, ही बिलीव्स इन द कंपनी, और उसके कारण कंपनी का क्रेडिबिलिटी बढ़ेगा. ओके, सो आंसर वुड बी डी. ये एंकर इन्वेस्टर्स, एंजल इन्वेस्टर्स, ये कंसेप्ट को पता होना चाहिए. Let's see the next question. It's about alternate investment fund. So let's see the different statements. It's privately pooled investment vehicle established in India and regulated by SEBI. This is correct. It collects from sophisticated investors from India and or foreign, that is abroad. This is also correct. Sophisticated मतलब कि institutional investors who have high credibility, जो काफी limited जगह पे इन्वेस्ट करते हैं. ठीक है. एंड वेंचर कैपिटल कम्स अंडर ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड. वेंचर कैपिटल अगेन स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करने के लिए है, हाई रिस्क स्टार्टअप्स में दे इन्वेस्ट करते हैं, और जस्ट लाइक एंजल इन्वेस्टर्स दे आर आल्सो अ पार्ट ऑफ ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड. आंसर इज डी. सो we'll continue our discussion on the remaining question in the next lecture. So अगर कोई भी डाउट है प्लीज डू कमेंट, एंड आई होप आपको भी देख समझ आ रहा होगा, बिकॉज समझ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट्स इज द मेन पर्पस बिहाइंड दिस सीरीज. एंड अगर कोई भी डाउट्स हैं अगेन कमेंट. ओके, थैंक यू.